जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। तो हम लोग आज देखेंगे कि नई शिक्षा नीति है क्या, इसके क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है, मध्य प्रदेश सरकार ने किस स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू किया है और कॉलेजों में, स्कूलों में कौन कौन से परिवर्तन होंगे। आपका शिक्षा से एक विशेष जुड़ाव ही है, क्योंकि अगर शिक्षा बदलती है तो समाज बदलता है। इसलिए आप चाहे बच्चे हों या नागरिक हों या अभिभावक हों, कोई भी हों, आपको ये जानकारी बहुत ज़रूरी है और जानकारी ही आपको क्या बनाती है, स्मार्ट बनाती है। इसलिए आप अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहना और इसके साथ साथ हम लास्ट में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में स्कूल कब ओपन हो रहे हैं, किस स्तर पर ओपन हो रहे हैं, उसकी क्या क्या कंडीशन होंगी, तो ये भी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये शुभारंभ अभी हाल ही के कुछ दिनों में शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या और उसका पूरा डिटेल से। इसमें ये हमारे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई है उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी मतलब समिति होता है जिसमें कुछ विशेषज्ञ सदस्यों का समूह होते हैं और उसका एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो उसके अध्यक्ष रहे हैं कौन, के कस्तूरी रंगन, जो बनी हुई थी। हालांकि पहले दूसरी कमेटी बनाई गई थी सुब्रमण्यम जी की अध्यक्षता में, लेकिन उसके बाद फिर के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई जो इसरो जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, तो उसके क्या रहे हैं, ये अध्यक्ष रहे हैं 1994 से लेकर के 2003 तक ये क्या रहे हैं, इसके इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। जो भी अंतरिक्ष कार्यक्रम होता है इसरो के द्वारा ही होता है, तो उसके ये अध्यक्ष रहे हैं। और इसके साथ साथ जो केरल के जिले हैं कोट्टायम और इसके साथ साथ एर्नाकुलम, वहाँ 100% जब साक्षरता हुई है तो इन्हीं के योगदान से ही हुई है। इसलिए क्या किया गया था, इन्हें क्या बनाया गया था, एजुकेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। हम आपको बता दें कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसका इतिहास क्या रहा है, आइए थोड़ा देखते हैं। तो अभी नई शिक्षा नीति जो बनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके पहले पहली बार इंडिया में एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन नीति या शिक्षा नीति आई थी 1968 में, 1968 में। उसके बाद फिर 1986 में, 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार के समय में नई शिक्षा नीति लाई गई। और उसके बाद उसके 34 वर्ष बाद 34 ईयर बाद 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई, जिसमें हम आपको बता दें कि 2014 में एक मोदी सरकार बनती है और मोदी सरकार बनते ही एजुकेशन में थोड़ा सा क्या होता है, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। उन्होंने एक कमेटी गठित की जिसमें किसे बनाया गया, अध्यक्ष TSR सुब्रमण्यम जी को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बनाया गया। फिर बाद में यही कमेटी में कुछ परिवर्तन करके कुछ नए सदस्य बना करके इसके अध्यक्ष बना दिए गए के कस्तूरी रंगन। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 2020 में और उसको फिर क्या कर लिया गया है, 2020 में क्या कर दिया गया, आई है। अब आगे ये जो रिपोर्ट दी है कमेटी ने, तो वो कब लागू की जाएंगी, तो वो लगभग मध्य प्रदेश में तो अभी लागू कर दिया गया है, लेकिन पूर्ण एजुकेशन सिस्टम में नहीं लागू किया गया है। कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम में अभी कुछ स्तर लेवल जैसे ग्रेजुएशन में थोड़ा सा चेंजेस हैं, वो अभी आगे हम डिटेल से समझेंगे। अभी हम देख लेते हैं कब तक ये लागू हो सकती है। तो कोविड के कारण थोड़ा सा इसमें ढील हो गया है और ये क्या हो गया है, 2022 तक नई शिक्षा नीति क्या होगी, लागू होगी। मतलब अगले सेशन से लगभग न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो सेंट्रल लेवल से ही लागू हो जाएगी, इम्प्लीमेंट इसे कर दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं, ये कमेटी बनी और इन्होंने अपना सिफारिश दिया। तो इन्होंने सबसे बड़ी, अगर कुछ हम इसके सुझाव देखें, सिफारिश देखें कौन कौन सी है, तो वो हमें देखना होगा। तो इनमें क्या है, पहले जो एजुकेशन का सिस्टम चल रहा था, अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है अभी भी, तो उसमें क्या था, 10+2 वाला था। 10th होता था, 12 होता था, उसे 10+2 बोला जाता था। लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें नया सिस्टम आ गया। उसमें क्या आ गया है, 5+3+3+4। आगे 5 ईयर का एजुकेशन है, सिस्टम है, फिर 5 ईयर के बाद 3 ईयर, फिर 3 ईयर के बाद दूसरा 3 ईयर, फिर इसके बाद 4 ईयर। ये स्कूलिंग है, पूरा स्कूलिंग लेवल पे क्या चेंजेस किए गए हैं वो हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो इसमें सुझाव दिया गया है कि इसको 4 लेयर में बांट दिया गया है, जिसमें पहला क्या है, 5 ईयर का फाउंडेशन लेयर, दूसरा क्या है, प्रीपैरेटरी लेयर, तीसरा क्या है, मिडिल लेयर, फिर क्या है, सेकेंडरी स्टेज। ये 4 हैं, 4 में डिवाइड किया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फाउंडेशन देखते हैं। फाउंडेशन मतलब बेस तैयार किया जा रहा है। अब पहले 5th से जब बच्चा 5 साल का हो जाता था
उसके बाद तैयारी की जाती थी। गाँवों में तो जो स्कूल हुआ करते थे उनमें कुछ नया सिस्टम रहता था। हमारे यहाँ तो देखते थे कि अगर सिर के ऊपर से अगर कोई हाथ कान को टच कर ले तो वो पढ़ने के लायक हो गया है ना, मतलब उसका थोड़ा सा मेंटली जो मस्तिष्क है थोड़ा विकास किया है, पढ़ाई के लिए वो परफेक्ट हो गया है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब कर दिया गया है 3 साल से। अब 3 साल से ही क्या हो जाएगा, स्कूलिंग शुरुआत कर दी जाएगी, है ना, उसकी शिक्षा शुरुआत कर दी जाएगी। लेकिन क्या किया जाएगा, केवल प्ले किया जाएगा। प्लेइंग मतलब उसको खेल खेल के बारे में बहुत सारा बताया जाएगा, खेल खेल में सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, है ना। फिर उसके बाद क्या है, 2 ईयर में क्या करता है, फर्स्ट और सेकंड पढ़ेगा, है ना, फर्स्ट और सेकंड पढ़ेगा। फर्स्ट और सेकंड में क्या पढ़ेगा, खेलेगा, दोनों चीज करेगा, लेकिन उसे एग्जाम नहीं देना होगा, है ना। जो पहला एग्जाम का बोझ, टेंशन जो बच्चों में डर रहता था एजुकेशन का, शिक्षा का, इसलिए उसे पढ़ने का उसे दूर कर दिया गया है, एकदम दूर कर दिया गया है। खेलिए, मस्ती करिए, इसके साथ पढ़ाई करिए। तो जो फर्स्ट और सेकंड क्लास होगा उसमें क्या कर दिया गया है, उसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होंगे। एग्ज़ाम कहाँ से होंगे हम लोग देखते हैं, लेकिन जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें क्या है, 5 ईयर 3 ईयर प्ले होगा, फर्स्ट सेकंड क्या होगा, क्लास होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रीपैरेटरी जो स्टेज है उसमें क्या है। प्रीपैरेटरी जो स्टेज है उसमें 3 साल का एजुकेशन, ये 5 ईयर कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो प्रीपैरेटरी स्टेज है उसमें कितने ईयर का है, 3 ईयर का क्या है उसमें एजुकेशन होगा। उसमें क्या है, 3 पढ़ना आपको, 4th और 5th, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास की पढ़ाई की जाएगी। यहाँ से क्या होता है, एग्ज़ाम आपके स्टार्ट कर दिए जाते हैं, 3rd से ही एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन ये भी जो एग्ज़ाम स्टार्ट का है, इसके बाद जो रिजल्ट है उसका तरीका सब चेंज कर दिया गया है। बहुत मतलब बच्चों के ऊपर प्रेशर ना रहे, रिलैक्स होकर, है ना, थोड़ा बच्चे पढ़ेंगे, इंटरेस्ट होकर पढ़ाई करेंगे। इसके साथ साथ एक्टिविटी एंड स्टडी, है ना, पढ़ाई तो करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ क्या कर दिया गया है, प्रैक्टिकल पे जोर दे दिया गया है। ऐसा प्रैक्टिकल नहीं जो वर्तमान समय पर चल रहा है कि 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा साइंस विषय में, आप एक फाइल जमा कर दोगे, टीचर को कुछ रुपीज़ दे दोगे या कुछ, है ना, तो क्या हो जाएगा, आपका नंबर सबसे ज़्यादा 25 में 24 तो मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, अब क्या है, अब एक्टिविटी, पढ़ाने के साथ जो पढ़ाया जाएगा उसी को क्या किया जाएगा, एक्टिविटीज़ के रूप में पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। इसके साथ साथ क्या है, लैंग्वेज, जो अभी हमने बताया कि फाउंडेशन स्टेज में 2nd तक था, लेकिन जो 3rd 4th 5th की पढ़ाई होगी उसको किस में होगी, लगभग रीजनल लैंग्वेज जो होगा, क्षेत्रीय भाषा होगा, जो क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, जैसे आप कहीं का जो लोकल भाषा है, बुंदेली है, बघेली है, तो बुंदेली भाषा में ही क्या किया जाएगा, उनको 5वीं क्लास तक पढ़ाया जाएगा। बघेली में है तो बघेली में ही क्या पढ़ाया जाएगा, 5वीं क्लास तक पढ़ाया जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों का जो अंडरस्टैंड होता है, किस भाषा में सबसे ज़्यादा समझ में आता है, वो किस में है, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में समझ में आया। ये बहुत अच्छा किया। लगभग जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें लगभग 100 से ज़्यादा देशों के एजुकेशन सिस्टम को क्या किया गया है, असेसमेंट किया गया है, फिर अपना एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें मिडिल स्टेज का, तो मिडिल स्टेज में क्या होता है, इसमें क्या, कहाँ से कहाँ तक है, 6 से 8th क्लास तक क्या है, मिडिल स्टेज है। इसमें क्या है, कंप्यूटर है, और इसके साथ बहुत अच्छा चीज़ है वोकेशनल कोर्स मतलब समझ रहे हैं, व्यावसायिक ज्ञान। आपको 6th क्लास से ही क्या कर दिया जाएगा, व्यावसायिक ज्ञान दिया जाएगा, वोकेशनल कोर्स। और इसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज आपको 6th क्लास से, अभी तो लगभग दिया जाता है पर उस लेवल पर नहीं, आपको कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा वोकेशनल स्तर पर। और इसके साथ साथ जो वोकेशनल कोर्स होंगे, आपका जो टैलेंट है, आपको जो कुछ करना है, कारपेंटरी है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन, जो भी आपको सीखना है वो आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अभी तक क्या होता था, अभी तक कुछ नहीं, बस नॉर्मल थोड़ा सा ये मतलब टीचिंग में तो ऐसा कुछ चल नहीं रहा था वोकेशनल कोर्स, है ना। लेकिन अब 6th क्लास से वोकेशनल कोर्स स्टार्ट हो गया। अब वोकेशनल कोर्स में क्या किया जाता था, लगभग महिलाएं जो होती थी सिलाई कढ़ाई बुनाई, और जो लड़के होते थे तो ITI के हिसाब से करते थे 12th के बाद। लेकिन अब 6th से ही क्या कर सकते हैं, वो वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पर एक क्रांति है कंप्यूटर की। महिलाओं को अगर टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाए, कंप्यूटर में घर बैठे वो क्या कर सकती हैं, कंप्यूटर सीख सकती हैं और बहुत सारा ऑफिशियल वर्क कर सकती हैं, वर्क फॉर होम कर सकती हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, उनका जो होगा सशक्त होंगी महिलाएं, उनको इकोनॉमी में उनका पावर बढ़ेगा। इस कारण से ये हमारे जो समाज है, हमारा जो इंडिया है, उसको इकोनॉमी को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी, अगर इम्प्लीमेंट इसी तरीके से हो जाती हैं तो फिर इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है।
ठीक है। तो हम बता रहे हैं 6 से 8 में क्या कर दिया गया है, कंप्यूटर, इसके साथ साथ वोकेशनल कोर्स, व्यवसायिक ज्ञान कर दिया गया। फिर इसके बाद बात करें लास्ट स्टेज में क्या है, सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में वही क्लास क्या रहेंगे, 9 to क्या रहेंगे, 11 तक क्लास रहेंगी। इसमें क्या है, कोई स्ट्रीम नहीं है, कोई स्ट्रीम, कोई ब्रांच नहीं, जैसे हम लोग लेते हैं मैथ से, साइंस से, आर्ट से, कॉमर्स से। अब कुछ नहीं है, जिसको एक, अभी तो इसमें कोई सिस्टम बना नहीं है लेकिन बहुत जल्द बनेगा, जिसको जो सब्जेक्ट लेना है वो ले सकता है। मैथ के साथ आप पॉलिटी पढ़ सकते हो, है ना, हिंदी के साथ आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, जो भी जिसको जो सब्जेक्ट लेना हो, है ना, कॉमर्स के साथ आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, तो आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो। ये बहुत अच्छा किया गया है। और इसके साथ साथ क्या किया गया है, किसी को कोई चेंज करना है अपना सब्जेक्ट, तो वह सब्जेक्ट भी चेंज कर सकता है। अगर इंटरेस्ट नहीं है, कुछ दिक्कत हो रहा है, तो वह सब्जेक्ट भी अपना क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। मल्टीपल सब्जेक्ट। और इसके साथ साथ जो पढ़ने का तरीका होगा वो कैसा होगा, क्रिटिकल थिंकिंग का आपका अप्रोच डेवलप किया जाएगा, अंडरस्टैंड बेस्ड पढ़ाई की जाएगी, है ना, एनालिटिकल आपको तैयार किया जाएगा कि आप क्या कर सकें, किसी भी वस्तु का क्या कर सकें, एनालिसिस कर सकें। और इसके साथ साथ जो क्या है, ये पढ़ाई कैसे होगी, सेमेस्टर वाइज होगी। क्या होता है, जो ईयर में क्या होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे एग्जाम्स के 1 महीना पहले पढ़ाई शुरू करेंगे और एग्जाम दे देंगे, पास भी हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा, अगर 6-6 महीने में एग्जाम्स होंगे तो हम लोग क्या डर रहेगा, उसके लिए अपीयर होते रहेंगे, है ना। तो इसलिए जो स्कूल का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होगा, सेमेस्टर वाइज होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्कूलिंग में परिवर्तन जो हमने आपको बताया। हमारे साथ भी यही हुआ था। ठीक है, हमने मैथ्स पढ़ा लेकिन इंटरेस्ट नहीं था, फिर ह्यूमैनिटिक्स जो बैकग्राउंड है वहाँ पर आया। लेकिन अब जो बच्चे हैं उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उन्हें पॉलिटी भी पढ़ना है, उन्हें मैथ भी पढ़ना, दोनों चीज़ वो पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं सब। अब देखते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पे क्या चेंज हुए हैं। ये क्या हुआ, स्कूलिंग में 4 स्टेज में, जिसमें हमने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पे क्या चेंजेस हुए हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल में क्या हुए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सब इसमें क्या हुए। अब ग्रेजुएशन कैसा है तो हम आपको बताते हैं, 1 ईयर का भी होगा, 2 ईयर का भी होगा, 3 ईयर का भी होगा, 4 ईयर का भी होगा। ग्रेजुएशन के 4 लेवल हो गए। लेकिन कैसे, अगर आप 1 साल में करके छोड़ देते हैं किसी कारण बस, या इंटरेस्ट ना होने के कारण, तो आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर अगर बात करें आप कि हम 1 महीना करके छोड़ दे तो हमें कुछ मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी है, भरोसा थोड़ी है। अब यहाँ पर आप सिंसियर हो गए हैं, पर आपकी मजबूरी है, कुछ परेशानी है, तब आपको ऐसा कुछ दिया जा रहा है ना, खिलवाड़ थोड़ी है। तो आप क्या है, 1 साल में है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के अगर छोड़ दे रहे हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, अगर 3 साल कर रहे हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। और वह डिग्री किसके लिए यूजफुल रहेगी, आपके कंपटीशन और जॉब। अगर आपको जॉब करना है, प्राइवेट जॉब या कोई भी जॉब, इसके साथ साथ कंपटीशन को क्वालिफाई करना है, तो आप 3 साल की डिग्री में आपका ग्रेजुएशन वैलिड होगा। लेकिन अगर आपको रिसर्च करना है ना, तो उसके लिए आपको 4 साल के लिए क्या किया जाएगा, ग्रेजुएशन किया जाएगा, 4 साल का ग्रेजुएशन। जिनने 4 साल 4 ईयर क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, वो 1 ईयर क्या कर लेगा, मास्टर डिग्री उसका 1 ईयर में कंप्लीट। इस प्रकार से 5 ईयर में क्या हो जाता है, मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जिसने केवल 3rd ईयर या 3 वर्षों में ही क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसे मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी कंप्लीट करने के लिए 2 साल लगेंगे, है ना। जिसने ग्रेजुएशन 3 वर्षों का किया है तो उसे 2 साल लगेंगे मास्टर ग्रेजुएशन करने के लिए। एमएससी, एमए, एमकॉम के लिए 2 साल जब वो 3 साल का ग्रेजुएशन करे, और 1 साल जब वो 4 साल का ग्रेजुएशन करे। ठीक है, और इसके बाद एमफिल हुआ करता था, एमफिल को क्या कर दिया गया है, अब खत्म कर दिया गया है। फिर उसके बाद पीएचडी है, जो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, स्कॉलर होते हैं। वो पीएचडी अभी भी कितने का है, 4 ईयर का ही पीएचडी रखा गया है। इस तरीके से ये हमारा एजुकेशन सिस्टम हुआ, जिसमें स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पीएचडी का हमने पूरा आपको बताया, कहाँ क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। फिर अगर हम बात करें तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आम लोगों का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो फ़ायदा क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है, वोकेशनल कोर्स बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत खुशी हुई ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि 6 ईयर से ही आपको क्या किया जाएगा, वोकेशनल कोर्स, व्यवसायिक ज्ञान दिया जाएगा। आप क्या बनोगे, आत्मनिर्भर बन जाओगे, है ना। क्योंकि इंडिया में खाने को मिल जाए तो बहुत है, यहाँ सब कुछ खाने के लिए होता है। इसलिए अगर आप 6th क्लास से ही आपको वोकेशनल कोर्स दे दिया जाएगा तो आप आत्मनिर्भर हो जाओगे और अपना जो फ्यूचर है बहुत अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो ये है वोकेशनल कोर्स। इसके साथ साथ बेरोजगारी
की समस्या है जो सब इन्हीं से सॉल्व होंगी। उसके बाद रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। अभी तक जो सिस्टम था रिजल्ट तैयार करने का, उसमें जो टीचर पढ़ाता था, जैसे हम हैं, हमें हमारा टीचर पढ़ा रहे हैं और वही रिजल्ट हमारा तैयार करेंगे, तो ना ढंग से पढ़ा रहे थे, हमें हमारा रिजल्ट भी अच्छा दे रहे थे। कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि जिन डायरेक्टरों का स्कूल हुआ करता था उनके रिलेटिव्स या उनके घर के बच्चे पढ़ रहे होते थे स्कूल में, तो वो स्कूल में क्या कर देते थे, टॉप कर देते थे। तो अब ये नहीं होने वाला है। अब क्या हो जाएगा, अब रिजल्ट में क्या हो जाएगा, आपको मार्क्स मिलेंगे, आपको सेल्फ असेसमेंट, आपका अपना अवलोकन खुद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 12वीं के बाद को आपको खुद करना पड़ेगा। तो आपको पहले ही क्या कर दिया जाए, इसकी आदत डाल दी जाए, है ना, कि आप अपना अवलोकन कर लें खुद, कहाँ सही है कहाँ गलत है। इसके साथ आपका फ्रेंड, आपके टीचर, आपके फ्रेंड करेंगे, आपके टीचर करेंगे आपका अवलोकन, आपका रिजल्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बढ़िया कर दिया गया है। इसके बाद सबसे बड़ी खुशी है कि जीडीपी का 6% एजुकेशन में खर्च किया जाएगा। हमारा जो टोटल यहाँ पे जितना संपत्ति है 100 रुपये है, तो 100 रुपये में 6 रुपये हम क्या करेंगे, शिक्षा पर खर्च करेंगे। अभी मात्र कितना खर्च करते हैं, 2 रुपये खर्च करते हैं। तो 2 रुपये में कुछ नहीं होता, अगर इसका 3 गुना खर्च हो जाएगा तो कुछ रिजल्ट भी अच्छे हमें दिखेंगे। तो अगर ये भी इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। स्कूल फीस, बहुत प्राइवेट स्कूलों में बहुत बड़ी समस्या रहती है कि स्कूल फीस ज़्यादा रहती है, मनमाने ढंग से वसूलते हैं। अभी लॉकडाउन में, कोविड में बहुत समस्या हुई है ना, कहीं फीस ज़्यादा ले रहे हैं, कहीं फीस देने का प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि जो है अभिभावक हैं वो सब क्या है, परेशान है कोविड के कारण से। लेकिन ये जो सिस्टम है इसको सॉल्व किया गया है, इसके लिए कैटेगराइज कर दिया गया है। स्कूलों को क्या कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया जाएगा कि आप इस कैटेगरी के स्कूल हो, आप अधिकतम इतना फीस ले सकते हो, आप इतना फीस ले सकते हो, आप इतना फीस ले सकते हो। तो ये भी सॉल्व कर दिया, जो आम लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में परिवर्तन कर दिया गया है। अब कितने डिपार्टमेंट हो गए हैं, 4 डिपार्टमेंट हो गए हैं। किसमें, एजुकेशन में। अब बहुत जरूरी था ये, हमने जैसे आपको बताया कि जो आपको पढ़ाएगा वही आपका क्या करेगा, रिजल्ट तैयार करेगा, तो अपने हिसाब से कर देगा। तो इस कारण से क्या कर दिया गया, एक डिपार्टमेंट है जो क्या करेगा, सिलेबस का बनाएगा, पाठ्यक्रम बनाएगा, किसको शामिल करना है किसको नहीं करना, लगभग रिसर्च करेगा, है ना। दूसरा क्या है, रेगुलेट, दूसरा एक डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, पूरा जो स्कूलिंग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। फिर उसके बाद क्या है, फाइनेंस। तीसरा एक जो है डिपार्टमेंट है वो कितना किसी भी एजुकेशन में सैलरी देना है, किसी को कहाँ पे पैसे की रिक्वायरमेंट है ना, तो उसके लिए क्या करेगा, फाइनेंस संबंधी एक डिपार्टमेंट होगा, वो क्या करेगा, उसकी आपूर्ति करेगा। रिजल्ट वही, रिजल्ट तैयार करने वाला कोई दूसरा होगा, क्योंकि वो अगर वही रिजल्ट तैयार करता है तो फिर घपलेबाजी होगा। तो रिजल्ट तैयार करने वाला भी डिपार्ट क्या होगा, दूसरा होगा। इसके साथ साथ टीचर में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। जो टीचर हैं, जो टीचरों को क्या कर दिया गया है, 4 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो ये क्या हो गए, अपने फायदे हो गए। लेकिन अगर हम देखते हैं थोड़ा नुकसान क्या है, इसके साथ साथ एक फायदा थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि सीबीएसई की तर्ज पर क्या किया गया है, भारतीय वैदिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। जिस तरह से सीबीएसई एनसीईआरटी बनाती है, उसी तरह भारतीय शिक्षा बोर्ड गठन किया गया है, जो क्या करेगा, सिलेबस बनाएगा सभी स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए। जिस तरह एनसीईआरटी है उस तरह एक नया लाया जाएगा, जो कौन बनाएगा, भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाया जाएगा। जो क्या काम करेगा, उसका काम भारतीय वैदिक साहित्य एवं संस्कृति को बढ़ावा, जिसमें भारतीय शिक्षा पद्धति के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्या किया गया है, समाहित किया गया है, जो बहुत अच्छा है ना। अभी तक क्या हमारे यहाँ चल रहा था, 1835 में चालू की गई मैकाले शिक्षा पद्धति के, उसी का थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया गया था, वही चला आ रहा था। लेकिन अब क्या कर दिया जाएगा, अब अपना जो इंडियन भारतीयता है, भारतीय कल्चर है, भारतीय साइंस, भारतीय टेक्नोलॉजी है, उसको भी शामिल किया जाएगा। उसके साथ साथ न्यू इन्वेंशन जो है, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसे भी शामिल कर लिया जाएगा, जो इंडिया के लिए क्या रहेगा, इंडिया के लिए, इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। फिर अगर हम बात करें कमियां क्या है इसमें, तो कमियां क्या है इसमें, कमियां कैसी हैं, थोड़ा ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें राज्यों का रोल कम रहा है, ये थोड़ा सा सेंट्रलाइज हो जाती है, ये लोकतंत्र और बात करें संघवाद
फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, है ना, यहाँ राज्यों और केंद्र से मिलाकर सरकार बनती है, इस कारण राज्यों का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है एजुकेशन सिस्टम को बनाने में। तो ये बहुत सही है, ऐसा कमियां तो बोलते हैं जो कम्युनिस्ट हैं और जो, है ना, लेकिन ये बहुत सही हुआ क्योंकि इससे क्या हो गया है, इक्वलिटी आया है, समानता आएगा, है ना। जैसे कोई भी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, नीट हो, जेई हो, सभी अब लगभग सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं, तो इसके लिए क्या है, समानता होना चाहिए। किसी स्टेट का एजुकेशन लेवल जो है हाई है, किसी स्टेट का एजुकेशन लेवल कम है, तो उस कारण से क्या है, बच्चों में क्या हो जाता है, इक्वलिटी पैदा नहीं होती है। लेकिन ऐसा कर देने से क्या आ जाएगा, समानता पैदा हो जाएगी। हाँ, एक सब्जेक्ट के रूप में स्टेट अपनी कल्चर, अपना कुछ निर्धारित करके अपने पाठ्यक्रम सिलेबस को शामिल कर सकता है, ऐसा करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, टीचर के लिए क्या कर दिया गया है, 4 ईयर का क्या कर दिया गया है, ट्रेनिंग कर दिया गया है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, टीचर का हर शेड्यूल बना दिया जाना चाहिए ट्रेनिंग का, और शेड्यूल के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय किया जाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी तय किया जाना चाहिए, जो अब नहीं की गई है। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो थोड़ा जो अपना एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या हो जाएगी, सहजता और सरलता हो जाएगी। फिर उसके बाद एक और है, हमारे तरफ से लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह से हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय चल रहे हैं, उस सिस्टम से एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, एक इन्वायरमेंट बनना चाहिए जहां पर छात्र अपने आप को क्या सके, अपने आप को तलाश सके, जान सके कि हमारा टैलेंट क्या है, और वहां क्या करे, तराश सके खुद को, जिसमें हॉस्टल पद्धति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, है ना, छात्रावास वही। इसके साथ साथ जिस तरह हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था चलती थी, आश्रम में बच्चे पढ़ते थे, उसी सिस्टम बनना चाहिए जहां पर क्या है, बच्चा हर एक चीज को सीखता है, उस अब जिसमें उसका टैलेंट है उसी को पकड़ लेता है, ठीक है। तो उससे बेरोजगारी की समस्या एकदम खत्म हो जाएगी, और उसको साथ साथ क्या होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, है ना। सरकार वहां पर क्या है, व्यक्ति अपना कुछ नया क्रिएट करेगा, स्टार्टअप करेगा, है ना, जो मोदी जी का हमारे बहुत जोर रहता है स्टार्टअप में, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा करना होगा। अब हम बात करते हैं, ये अपना शिक्षा नीति हमने देखा, जिसमें हमने बताया कि शिक्षा नीति स्कूलिंग लेवल पे क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पे क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है ना, हमें और क्या करना चाहिए, इसमें क्या सुझाव देना चाहिए। हालांकि शिक्षा नीति में लगभग 28,000 लोगों ने क्या किया है, 28,000 लोगों ने इसमें क्या किया, अपने सुझाव दिए हैं। 100 से अधिक देशों में रिसर्च, मतलब इसका 100 से अधिक देशों का अवलोकन करके शिक्षा नीति को तैयार किया गया है। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षा नीति लागू हुई है तो वह किस लेवल का होगी, कहां पर होगी, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश में अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है वह केवल ग्रेजुएशन के लेवल पे लागू हुई है, केवल ग्रेजुएशन, 12वीं तक अभी कोई बदलाव नहीं होगा। इस 2021-22 का शेड्यूल है, 12वीं तक उसी तरीके से क्या होंगी, इस स्कूलें संचालित होंगी, क्लास लगेंगी, है ना। किस पे होंगी, 12वीं के बाद जो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में जा रहे हैं उनमें चेंजेस होगा थोड़ा सा। और जो पिछले साल तैयार पढ़ रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनका सेकंड ईयर या फाइनल ईयर होने वाला है, तो उनका उसी तरह से पढ़ाई चलती रहेगी। केवल ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के लिए क्या किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ ये 2021-22 में केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए किया गया है, ठीक है। जो करेगा ग्रेजुएशन तो फर्स्ट ईयर के लिए, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो और बीकॉम हो, जो फर्स्ट ईयर है, बीबीए हो या बीसीए हो, तो फर्स्ट ईयर में क्या किया जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई है, बस केवल फर्स्ट ईयर में। केवल स्कूल लेवल में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा इस जो ईयर वर्ष 2021-22 में। इसके साथ साथ क्या किया जाएगा, ज्ञान एवं शोध संस्थान, मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह जी ने घोषणा किया है कि मध्य प्रदेश में क्या किया जाएगा, रिसर्च एंड नॉलेज इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जो शोध एवं अनुसंधान करेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं, एक और सिस्टम चल रहा है जो हम बोल रहे थे कि जहां पर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा जिसमें छात्र या बच्चा खुद को तलाश कर अपने आप को तराश सकेगा। उसी पैटर्न पर सीएम राइज स्कूल क्या किए जा रहे हैं, ओपन किए जाने का स्कीम चल रहा है, जो भी बहुत अच्छा होगा अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में स्कूल कब से खुल रहे हैं, स्कूल ओपन कब से हो रहे हैं, तो स्कूल कब से ओपन होंगे, 1 सितंबर से स्कूल ओपन हो रहे हैं, 6 से लेकर 8 तक 50%, ठीक है। अभी भी स्कूल ओपन है 9वीं से लेकर 12वीं तक, 9th से लेकर 12th तक, लेकिन 50% या एक दिन गैप करके हफ्ता में चलते हैं, लेकिन क्या है उनका भी अब बढ़ा दिया जाएगा। और जो 6 हैं, जो 6 से 8 तक हैं, वो 1 सितंबर से स्कूल ओपन हो जाएगी। अगर
कोई स्टूडेंट नहीं जाना चाहता है तो वह स्कूल नहीं जाएगा, अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको स्कूल जाना ही होगा। इसके अलावा अभिभावक की सहमति, अगर आपका अभिभावक पेरेंट अगर सहमत है तभी आप स्कूल जा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं जाइए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, इसमें मास्क लगाया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, इनका पालन किया जाएगा। ऑनलाइन क्लास भी चालू रहेंगी, अगर जो स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास चालू रहेंगी। यहाँ थोड़ा विवाद हो गया फीस के लिए, जो प्राइवेट स्कूल हैं वो केवल बोल रहे हैं कि हमें क्या लेना है, पूरी फीस लेना है, टोटल फीस, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास जाएगा उन्हें केवल ट्यूशन फीस ही देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा पेच फंसा हुआ है, सरकार अभी कोई गाइडलाइन नहीं लाई है, जब तक गाइडलाइन क्लियर नहीं कर देती है तब तक ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन स्कूल एक सितंबर से ओपन हो जाएंगे। यहाँ तक की बात लग रही है कि अगर कोविड की यही स्थिति रहती है जो वर्तमान समय में है तो 15 सितंबर से फर्स्ट क्लास से स्कूल ओपन कर दिए जाएंगे धीरे धीरे करके, और उसमें कोविड प्रोटोकॉल, यही अभिभावक की सहमति, सब कुछ क्या होगा, जरूरी होगा, जो टर्म एंड कंडीशन है यही रहेंगी। अगर हम बात करें तो 15 सितंबर से भी जो कॉलेज हैं उनके ग्रेजुएशन में या मास्टर ग्रेजुएशन में क्या कर दिया जाएगा, पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्लासेस क्या हो जाएंगी, ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी मध्य प्रदेश में, ठीक है। यही हमने आपको बताया जो एजुकेशन सिस्टम है। अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन का क्या महत्व है। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ही है किसी राष्ट्र को क्या बनाता है, महान बनाता है। चाइना ने क्या किया है, चाइना ने अपने एजुकेशन सिस्टम को और टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांस किया है। इजराइल ने क्या किया है, इजराइल ने यही किया, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के बल पर 50 कंट्री के 50 दुश्मनों के बीच में, है ना, वो क्या है, सब पर हावी है ना, केवल किस कारण से, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे। तो इंडिया भी अगर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है अगर उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंडिया को भी सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है ना। अब्दुल कलाम जी ने उनका सोच था, उन्होंने एक बुक लिखा था इंडिया विजन 2020, वो तो पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन अब हमें एक इंडिया विजन 2050 चलाना होगा जिसमें 2050 तक भारत को क्या बनाना होगा, सुपर पावर, विश्व गुरु बनाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर क्या किया जाना होगा, जोर दिया जाना होगा। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं और ये क्या है, इंडिया है ना, इमर्जिंग सुपर पावर, जो हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय, इमर्ज हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं सुपर पावर बनने के लिए। तो स्वामी विवेकानंद जी, तो इनका भी क्या है, भारतीय शिक्षा में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए हमें क्या करना होगा, भारतीयता के साथ साथ पश्चिमीकरण को जोड़ करके, मतलब कि वैदिक शिक्षा, उसके साथ साथ क्या करना होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जोड़ कर करके क्या करना होगा, भारत को भारतीयता के आधार पर विश्व महाशक्ति बनाना होगा, ठीक है। तो आइए हम सब लोग इस नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए अपने द्वारा स्वयं के द्वारा जितना प्रयास हो सके उसको करें, अपने बच्चों, अपने जो नागरिक हैं उनको इसकी जानकारी देते हुए क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अगर हम इसी तरह की जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। जय हिंद, थैंक यू।